भूमंडलीय तापन क्या है? इसका कारण क्या है? इसका प्रभाव क्या है? इसको रोकने के प्रयास क्या-क्या किए गए? वर्तमान जलवायु परिवर्तन का संबंध मानवीय क्रियाकलापों से है और यह हरितगृह प्रभाव की संकल्पना पर आधारित है। वर्तमान जलवायु परिवर्तन के दौर को भूमंडलीय तापन कहते हैं, जो आईपीसीसी की छठी रिपोर्ट, पेरिस जलवायु परिवर्तन के समझौते के लक्ष्य तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूएनएफसीसी के जलवायु परिवर्तन संबंधी आंकड़ों से प्रमाणित थे। हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें पाई जाती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये वे गैस हैं जो हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। अर्थात ये गैसें सूर्य से आने वाली लघु और विकिरण के लिए पारदर्शी हैं, जबकि पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित दीर्घ विकिरण की मात्रा को बाहर जाने से रोकते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। 1997 में आयोजित क्योटो प्रोटोकॉल में हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करने वाली 6 गैसों की पहचान की गई, जो मुख्य रूप से मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वायुमंडल में आती। ये गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरिनेट गैस, फ्लोरिनेटेड गैस। यह वे गैस है जिन्हें सीएफसी के विकल्प के तौर पर लाया गया था, परंतु नवीन अनुसंधानों से यह प्रमाणित हुआ है कि यह गैस ओजोन का क्षरण कम करते हैं, परंतु भूमंडलीय तापन करने की क्षमता इनकी अधिक है। इसके अंतर्गत 3 गैसें शामिल होती हैं: हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके अतिरिक्त जलवाष्प, ओजोन, काला कार्बन, भूरा कार्बन जलवायु दबाव, भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। ग्रीन हाउस गैस एवं उसके स्रोत। कार्बन डाइऑक्साइड यह सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में इसकी मात्रा को ppmv में मापते हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 280 से 290 ppmv था, जो 1998 में बढ़कर 350 से 300 समथिंग ppmv पहुंच गया है। 2025 तक यह बढ़कर 405 से 460 ppmv हो जाएगा और 21वीं शताब्दी के अंत तक यह बढ़कर 540 से 970 ppmv हो जाएगा। तब वैश्विक तापमान बढ़कर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 5.8 सेंटीग्रेड तक हो सकता है। मतलब ये 2.5 सेंटीग्रेड और 5.8 सेंटीग्रेड के मध्य तक हो सकता है। यह कार्बन मुख्य रूप से मानव जनित स्रोतों से आता है, जैसे घरेलू कार्यों में जीवाश्म का दहन करना, थर्मल पावर प्लांट, औद्योगिक प्रतिष्ठान जो जीवाश्म ऊर्जा से संचालित है, और निर्वनीकरण, जिसका प्रमुख कारण तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिकरण कार्य, तीव्र औद्योगिक और नगरीकरण, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि तथा बांधों एवं जलाशयों का निर्माण शामिल है। कुल कार्बन उत्सर्जन में प्रथम 4 स्थान है चीन, यूएसए, यूरोपीय यूनियन के देश और भारत। भारत चौथे स्थान पे, चीन पहले स्थान पे कार्बन उत्सर्जन के मामले में। मीथेन दूसरी गैस है मीथेन। यह प्रत्यक्ष रूप से हरितगृह प्रभाव उत्पन्न नहीं करता है। यह वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ाता है और जलवाष्प हरितगृह प्रभाव उत्पन्न करता है। मीथेन का मुख्य स्रोत है धान के खेत, दलदल भूमि, आर्द्र भूमि, कोयला खान, दीमक और जीवाश्म के अपघटन से। नाइट्रस ऑक्साइड यह तीसरा प्रमुख हरितगृह गैस है, जो थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट, जेट यान के ईंधन के दहन तथा नाइट्रोजनी उर्वरकों के प्रयोग से आते हैं। ब्लैक कार्बन यह वायुमंडल में समूहों में पाया जाता है। एक प्रकार का निलंबित कड़ी वायु प्रदूषण है, जो विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में आता है, जैसे जीवाश्म के दहन से, ताप, विद्युत संयंत्र इत्यादि। प्रभाव होता है कि यह प्रत्यक्ष रूप से सौर प्रकाश को अवशोषित कर वायुमंडल का ताप बढ़ाता है। यह बर्फ के ऊपर जमा होकर, ब्लैक कार्बन बर्फ के ऊपर जमा होकर उसके अल्बिडो को कम कर देता है, जिसके कारण सौर प्रकाश धरातल पर रुकता भी है और हिमनद के पिघलने का कारण बनता है। हिमालयन ग्लेशियर के पिघलने का एक प्रमुख कारण ये भी है। यह वनस्पति की पत्तियों पर जमा होकर उसके प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को कम करता है। भूरा कार्बन यह भी एक प्रकार का निलंबित कणिक प्रदूषण है, जिसका रंग भूरा से पीला प्रकार का होता है। यह भी जीवाश्मों के दहन से वायुमंडल में आते हैं।
और काला कार्बन जैसा प्रभाव ही उत्पन्न करते हैं। जलवायु दबाव, इसका अर्थ वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में परिवर्तन से यह दो प्रकार का होता है। सकारात्मक जलवायु परिवर्तन, जलवायु दबाव, इसका अर्थ ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में वृद्धि से यह स्थिति भूमंडलीय तापन को बढ़ावा देती है। सेकेंड है कि नकारात्मक जलवायु दबाव, इसका अर्थ वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में कमी से यह स्थिति भूमंडलीय शीतलन की ओर ले जाती है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, महासागरीय पर्यावरण के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, सागरीय जल के तापमान में वृद्धि, सी लेवल का बढ़ना, शैवाल, प्लैंकटन और प्राणी प्लैंकटन की उत्पादकता में कमी आती है। जू प्लैंकटन की उत्पादकता में कमी के कारण अंटार्कटिका के पेंगुइन तेजी से मर रहे हैं और प्रवाल विरंजन में वृद्धि हो रही है इस घटना के कारण। अगला कि मत्स्य उत्पादन में कमी, इसके कारण खाद्य सुरक्षा की चुनौती बढ़ेगी और मछुआरों में बेरोजगारी बढ़ेगी। सागर की अम्लता बढ़ रही है। महासागर कार्बन सिंक का सबसे बड़ा स्रोत है, क्षेत्र है, परंतु इस प्रक्रिया में सागर का अम्लीकरण बढ़ रहा है। सागर के अम्लीकरण का तात्पर्य उसके पीएच मान का कम होना है, क्षारीयता से अम्लता की ओर है। चूंकि महासागर के शैवाल और प्लैंकटन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडलीय कार्बन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में जल से अभिक्रिया कर कार्बोनिक अम्ल प्रदान करते हैं, जिसके कारण सागर का एसिडिफिकेशन हो रहा है और यह महासागरीय पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है। जैसे प्रवाल विरंजन की वृद्धि, कैल्शियम कार्बोनेट खोल बनाकर करते रहने वाले जीवों का विनाश, मेघ विहीन पर प्रतिकूल प्रभाव, मेघ विजन पर प्रतिकूल प्रभाव, धरातली क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव, जल संसाधन पर प्रभाव, खाद्य सुरक्षा व खाद्य उत्पादन पर प्रभाव, मृदा और कृषि प्रणाली पर प्रभाव। शीतकाल में बोए जाने वाले फसल के वर्धन काल कम हो रहे हैं। इसका सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव गेहूं उत्पादन पर पड़ेगा। चारा फसल के उत्पादन में कमी और पशुपालन पर प्रभाव, बंजर भूमि और मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार। मानवीय स्वास्थ्य पर प्रभाव, भूमंडलीय तापन के कारण मच्छर जनित बीमारियों के प्रकोप में वृद्धि हो रही है, जैसे डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर। वर्तमान समय में विश्व में 42% भाग पर उष्णकटिबंधीय बीमारियों का प्रभाव है, जिसका 21वीं सदी के अंत तक बढ़कर 60% की संभावना है। अगला प्रभाव होता है जनसंख्या का विस्थापन। ऊर्जा अवसंरचना में प्रभाव, वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण प्लेस कूलिंग की डिमांड बढ़ेगी। अगर इसकी आपूर्ति परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से होती है तो भूमंडलीय तापमान और बढ़ेगा, साथ ही साथ ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। नगरीय क्षेत्रों पर प्रभाव, फिर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, स्थलीय जैव विविधता की हानि, क्रायोस्फीयर का पिघलना, इसे हिममंडल भी कहते हैं। ओके, जो पृथ्वी के ताप संतुलन में सहायक है। बर्फ से आच्छादित वह क्षेत्र जहां बर्फ का तापमान हिमांक से नीचे रहे उसे क्रायोस्फीयर कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वतीय हिमनद, ग्रीनलैंड, आर्कटिक, रूस के साइबेरिया और अंटार्कटिका के बर्फ आच्छादित क्षेत्र शामिल है। क्योंकि बर्फ ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए उस पर पड़ने वाले सौर प्रकाश की मात्रा शीघ्र वापस कर दी जाती है, अतः यह पृथ्वी के ताप संतुलन में सहायक है। परंतु ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिममंडल यानी क्रायोस्फीयर पिघल रहा है और उसके नीचे दबे मीथेन और कार्बन मुक्त हो रहे हैं, जो भूमंडलीय तापन की ओर बढ़ रहा है। अगला है कि वनाग्नि में वृद्धि। मौसमी प्रभाव, गर्म लहर एवं शीतलहर के प्रकोप में वृद्धि हो रही है, बाढ़ और सूखे की बारंबारता में वृद्धि हो रही है, असामयिक ओलावृष्टि, वर्षा के दिनों में कमी, स्मोक का निर्माण और कारण लिखना है इन सब।